हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आप अपना टाइम टेबल सेट कर रखे हैं डेली फॉलो कर रहे होंगे और डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम जो सीटेट का है वो बहुत ही नज़दीक है, मात्र 2 महीने हैं और उससे भी कम समय है शायद। तो आज हम लोग जो बात करेंगे आज की वीडियोज़ में वो सीटेट के CDP सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिस सेट 12 होने वाला है। ये मुख्य बिंदु है वाइगोत्स्की, पियाजे और कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक और एरिक एरिक्सन, इन लोगों से संबंधित प्रश्न हैं। आज जो प्रश्न होने वाले हैं वो टॉप 25 प्रश्न होंगे और व्याख्या अच्छी तरीके से की जाएगी जहां व्याख्या की ज़रूरत होगी और कम समय में ज़्यादा प्रश्न हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, आप इन्हें अटेंड करेंगे तो आपको खुद लगेगा। और आपका इन टॉप 25 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो से अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। बहुत हो गई बातें, चलिए शुरू करते हैं। क्या है प्रश्न? तो प्रश्न तो इस प्रकार से हैं जैसा कि आप हम सभी लोग प्रैक्टिस सेट में भी देखते हैं और प्रीवियस ईयर जब हल करेंगे तब भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल बातें जब हो जाती हैं पहले क्वेश्चन की शुरू कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक से संबंधित। तो थॉर्नडाइक से संबंधित प्रश्न इस बार जो सीटेट हुआ था उसमें नहीं प्रश्न पूछा गया था। हाँ, थ्योरिकल प्रश्न पूछे गए थे, डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे गए थे थॉर्नडाइक साहब से। तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो आपको पता है पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों के जो व्यक्तित्व हैं, बोलने का, व्यवहार का, हाव भाव, तौर तरीके जो हैं वो अलग हैं। तो उन्हीं व्यक्तित्व को वर्गीकरण करते हैं थॉर्नडाइक साहब। तो कौन सा आधार मानकर उन्होंने व्यक्तित्व को बांटा है? शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन तथा वृद्धि, चिंतन और कल्पना। तो देखिए थॉर्नडाइक साहब ने बुद्धि का सिद्धांत दिया है और उसमें से वो जो ज़्यादा जो जिस टॉपिक पे बात करते हैं वो आपका चिंतन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पहला का चौथा, चिंतन और कल्पना। वो चिंतन और कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हैं। अब ये बताइए संरचनात्मकता या मौलिकता पर संबंधित कौन व्यक्तित्व का वर्गीकरण करता है? अगर आपको पता है उन मनोवैज्ञानिक का नाम तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? तो देखिए भूलने का सिद्धांत हुआ, प्रभाव का सिद्धांत हुआ, प्रयास और तत्परता का सिद्धांत हुआ। ये जो है थॉर्नडाइक साहब ने इसको दिया है। और ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतिपकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध, प्रतिच्छायित अवरोध। तो दूसरे का जो सही आंसर वो हो जाएगा दूसरा। बहुत ही आसान है और इस प्रकार के प्रश्न बहुत आप लोगों ने देख ही लिए होंगे प्रैक्टिस सेट अगर आपने किया होगा तो। तीसरा क्वेश्चन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट और हमेशा पूछा जाता है, हमेशा, चाहे वो सीटेट हो या यूपीटेट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है पावलाव जी। तो पावलाव जी से संबंधित प्रश्न बनते हैं और एक अच्छे खासे लेवल के जो है प्रश्न बनते हैं। देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है कि पावलाव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया था। कहने का मतलब है सीधा सीधा कि पावलाव साहब ने अपना प्रयोग किस जंतु पर किया था? खरगोश पर, चूहे पर, कुत्ते या बिल्ली पर? तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि जो पावलोव साहब ने प्रयोग किया अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, वो उन्होंने कुत्ते पर किया है। और वो क्या था इसमें मेन जो मुख्य जो इनके कहने का सिद्धांत देने का उद्देश्य था वो ये था कि क्या करते थे वो कि एक पिंजरे में वो रख देते हैं कुत्ते को और जब कुत्ता भूखा रहता है तो उसके पहले उसे रोटी देते हैं। तो वो एक उद्दीपक हो गया। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच ही बात हुई है इनके जो इन्होंने जो प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो जब वो भोजन देते हैं उसके पहले घंटी बजाते हैं, घंटी बजाने के बाद जो है वो रोटी लाते हैं, रोटी का टुकड़ा, और फिर कुत्ते को देते हैं। तो इस बार अगली बार जब घंटी बजती है तो ये जो अनुक्रिया देखने की मिलती है वो ये कि जो कुत्ता है उसके मुंह से लार टपकती है। तो क्योंकि उसको पता चल जाता है कि घंटी बजी है, इसके बाद हमें क्या मिलेगा? हमें रोटी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने जो है पावलाव साहब ने अपने सिद्धांत को दिया है और इन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे हैं, उन पर भी हम लोग बातें करेंगे। फिलहाल आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे साहब से पावलाव, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, ये जो इस बार सीटेट हुआ है, आप अगर देखेंगे प्रैक्टिस सेट अगर प्रीवियस ईयर हल करेंगे जो अभी जल्द ही आपका सीटेट हुआ है, आपको लगेगा कि ये लोग कितने इम्पॉर्टेंट हैं अब के समय में। बहुत ज़्यादा अब इनसे प्रश्न बनते हैं। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमेशा
किसी भी प्रैक्टिस सेट को आप हल करेंगे तो ये आपको प्रश्न मिलेगा। आई होप आप इसको सही कर पाएंगे। मात्रा और प्रकार में भिन्न होते हैं, आकार और मूर्तपरकता में, प्रकार और मात्रा में, आकार और किस्म में। तो देखिए पियाजी साहब कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो वयस्कों के जैसे वयस्क चिंतन करते हैं उसी तरह से बच्चे भी चिंतन करते हैं, ठीक है। यानी कि वो कहते हैं कि प्रकार में भिन्न होता है, ठीक है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। क्या ये होगा चौथे का ऑप्शन? तो बिल्कुल सही होगा। चौथे का ऑप्शन जो हो जाएगा तीसरा ये हो जाएगा कि पियाजे साहब कहते हैं कि प्रकार उनका भले ही अलग हो, जैसे जो वयस्क लोग हैं वो लोग जितनी चीज़ें देखते हैं, जितनी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, उतना उन्हें चिंतन करने की आवश्यकता होती है। बच्चे प्रकार अलग होता है उनका कि वो टॉम जेरी देखेंगे तो टॉम और जेरी से किस तरह से टॉम ने जेरी को मारा, वो उनका एक चिंतन होगा, एक चिंतन प्रक्रिया होगी। लेकिन एक वयस्क उससे बहुत अलग सोचेंगे। तो प्रकार में तो अलग है, लेकिन मात्रा वो जितना वयस्क चिंतन करते हैं उतना ही बच्चे भी चिंतन करते हैं, मात्रा में अलगाव नहीं होता है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। किस प्रकार से सीखते हैं? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। देखिए जब भी वाइगोत्स्की के बारे में बात हो तो आप एक ही वर्ड यूज़ करेंगे जिसे आप ZPD कहते हैं जब ये पूछा जाएगा, जिसे पाठ यानी कि पाठ, ठीक है। या सबसे इम्पॉर्टेंट जो टैग वर्ड जिसे आप कहते हैं वो है सामाजिक अंतःक्रिया। जिस भी ऑप्शन में समाज से मिलजुल कर बच्चा चीज़ों को सीखेगा, या जिस भी ऑप्शन में सामाजिक अंतःक्रिया, वातावरण के, समाज के, वयस्कों के और बच्चों के बीच अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखा जाएगा, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया की बात केवल वाइगोत्स्की साहब जी करते हैं, ठीक है। तो पाँचवें का जो सही आंसर वो हो जाएगा वयस्कों और समवयस्क के साथ परस्पर क्रिया करके, यानी कि अंतःक्रिया करके। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। पुनर्बलन सभी लोग, जैसे री सभी मनोवैज्ञानिक इसको अच्छा नहीं मानते, और ये एक प्रकार से भी उतना अच्छा नहीं है। जैसे कि पुनर्बलन कह दिया आप लोगों ने, जैसे इस प्रकार से किसी बच्चे को आपने कहा कि बेटा पोएम सुनाइए, हम आपको 5 रुपये देंगे, तो इस तरह से बच्चा सीखने के लिए पोएम नहीं याद करेगा, सीखेगा, बल्कि वो उन 5 रुपये के लिए पोएम सीखेगा। इसलिए पुनर्बलन होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव री होना चाहिए, पुनर्बलन होना चाहिए, उन्हें पुरस्कार देना चाहिए पॉजिटिव। जैसे कि एक क्लास में कोई बच्चा है, अगर उसने एक पोएम सीख लिया, वो बच्चा सुना दिया उसने, तो सारे बच्चों से उसे क्लैपिंग करवा दीजिए, तो वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बातें हुई। आगे देखते हैं सीखना, लर्निंग क्या है। इस प्रश्न का ये है कि लर्निंग क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। सीखने वाले के संवेग से प्रभावित नहीं होता। देखिए जब भी लर्निंग की बात होती है, तो जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा संवेग, जिसकी बात जो विलियम मैकडूगल साहब मूल प्रवृत्तियों के आधार पर करते हैं, ठीक है। तो मूल प्रवृत्तियों के आधार पर उन्होंने संवेग को बांटा है, और कई प्रकार से उनका कहना है, जो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिए हैं, यानी कि मैकडूगल साहब, वो कहते हैं कि हमें बचपन से कुछ संवेग मिलते हैं जन्मजात, और कुछ हम समाज में रहकर सीखते हैं, जैसे क्रोध, रोना, डरना, गुस्सा होना, ये सारी चीज़ें बचपन से हमारे अंदर हैं, ये संवेग बचपन से। लेकिन कुछ जैसे प्रेरणा, मोटिवेशन जिसे कहते हैं आप, वो ये सारी चीज़ें हैं जो वो हम अर्जित करते हैं समाज में रहकर। तो ये ऑप्शन गलत है। संवेग प्रभावित होता है, ऐसा नहीं है कि संवेग प्रभावित नहीं होता। संवेग को से छिड़ संबंध है नहीं, संवेग सीखने से इसका कोई छिड़ संबंध नहीं, एक अच्छा संबंध है। सीखने वाले के संवेग से स्वतंत्र है, बिल्कुल नहीं। जब भी हम कुछ सीखेंगे तो उससे हमारा संवेग जुड़ेगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप याद कर रहे हैं 2 to 5 टेबल, 2 to 10 टेबल या 5 टेबल, अगर आपने 5 का याद किया, 6 का याद किया, 7 का भूल गए, 7 का याद किया तो 9 का भूल गए। इस तरह से बहुत होता था हमारे बचपन में, हमें तो बहुत होता था, आपका पता नहीं, आपका भी हो रहा होगा, एक आध बार जरूर ऐसा होता है कि हम 7th का याद करते हैं तो 9th का भूल जाता है, 9 का याद करते हो 7th का। तो ये हमें क्या होता है, बहुत तेज़ से गुस्सा आता है। अगर हमें याद हो जाता है तो हम बहुत खुश होते हैं। तो हमारे संवेग जो है इससे स्वतंत्र नहीं है, इससे बंधे हुए हैं। सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होता है, यही ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखना, जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है, हमारी बुद्धि में परिवर्तन होता है, हमारे तर्क करने की क्षमता में परिवर्तन होता है, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा फास्ट बोलती हूँ इसलिए, क्योंकि कम समय में सोचती हूँ मैं कि आप लोगों को अच्छा कुछ सिखाया जाए, कन्फ्यूजन दूर किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता एग्ज़ाम के टाइम में हमें सोचने के लिए। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है।
भाषा, पुनर्बलन, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण। पियाजे साहब हमेशा मूर्त अमूर्त प्रक्रियाओं की बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने संज्ञानात्मक सिद्धांत में इनके जाना होगा। तो वो हमेशा भौतिक विश्व, कहने का मतलब जो सामने दिखाई देता है, जो मूर्त चीज़ें हैं, उससे संबंधित हम चीज़ों को अगर बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं 1 to 5 तक, तो बच्चे अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं, सीख पाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वो भाषा, पुनर्बलन, अनुभव, अनुकरण की बात नहीं करते, वो भौतिक विश्व के साथ अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखना, ये बात मानते हैं पियाजे साहब जी। आगे देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो देखिए, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, जिसे औपचारिक या अनौपचारिक संक्रियात्मक काल आप कहते हैं, ये आपके पियाजे साहब के द्वारा ही दिया गया है। पियाजे जी क्या इन जो है सिद्धांतों पर क्या बात करते हैं, और इन्होंने इन सिद्धांतों के अलग अलग अवस्थाएं दी हैं, 4 अवस्थाएं दी हैं। तो पहले उन अवस्थाओं को देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शंस को पढ़ेंगे, उसके बाद हमें समझ में आएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा पूर्व संक्रियात्मक काल में। ठीक है, देखिए देखते हैं। तो देखिए, मैं बोल देती हूँ, आप नोट डाउन करते जाइएगा, या अगर आपने नोट बनाया है तो आप उसको रिवाइज किए होंगे, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे लेंगे। पहला, वो कौन सी अवस्था की बात करते हैं? संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज इंग्लिश में कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, ये पहला, ये जन्म से 2 वर्ष होता है, जन्म से 2 वर्ष होता है। ये पियाजे साहब के द्वारा ही अवस्थाएं दी गई हैं, विकास, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे आप कहते हैं, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या काल, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, ये 2 से 7 वर्ष होती है, जो पूछा गया है क्वेश्चन हमसे। ठीक है, तो ये बात हो गई। तीसरा हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या वैचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, ये 7 से 11 वर्ष हो जाती है। ठीक है, अब अमूर्त आ जाती है, जिसे औपचारिक या एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं, जो 11 से अधिक है। ठीक है, 11 से अधिक तक, यानी कि 18 ईयर आप मान सकते हैं इसको। तो देखिए, जब सेंसरी मोटर स्टेज होगी बच्चे की 2 वर्ष तक, वो बच्चा उसमें क्या करेगा, उसमें भाषा का अभाव कम होगा, बालक वातावरण को अपनी इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं से अनुभव करेगा, जैसे कि बच्चा हाथ से छू कर चीज़ों को इन्वायरमेंट में अपने, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि जब बच्चा पृथ्वी पर आता है तो उसे क्या होता है, कुछ मालूम नहीं होता, बच्चा पहली बार रंग देखता है चीज़ों को, 2 महीने बाद, पहली बार 3 महीने बाद अपने माता को पहचानना शुरू करता है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे जानना शुरू करता है। इसमें बालक गामक क्रियाओं के द्वारा अभिव्यक्त करता है, जैसे कि अगर उसे भूख लगी तो वो रोता है। ठीक है, अगर उसे कुछ चाहिए तो वो हाथ पटकता है, इस तरह से पैर पटकता है। तो ये बातें हो जाती हैं पहली स्टेज में। दूसरी स्टेज जो है पूर्व संक्रियात्मक काल, जो बात हो रही है, जिससे क्वेश्चन बना है, उस पर बातें कर लेते हैं। तो देखिए, पूर्व संक्रियात्मक काल में क्या होता है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन या लक्ष्य उद्दित व्यवहार की योग्यता होती है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता होती है। देखिए, 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, उसमें बच्चा क्या कर सकता है? अमूर्त चिंतन की योग्यता, यानी कि जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, जैसे फोर्स, बल किसे कहते हैं, अगर उसे पूछा जाए तो क्या बच्चा बता पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बल उसे पता ही नहीं है। अभी अभी तो बच्चा 2 से 7 वर्ष का है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, वो तो अभी अपनी संक्रियाओं को इकट्ठा करना शुरू करेगा। अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, तो देखिए, जब अभिकल्पना की बात हो जाएगी तो वहाँ पे कल्पना बच्चे करते हैं, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, चिंतन करके उसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, खासकर जब 2 से 7 वर्ष का बच्चा, जब पूर्व संक्रियात्मक काल की बात करते हैं। ये सारी बातें पियाजे जी कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम ऑप्शंस को देखें तो उनके हिसाब से, किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, उनके हिसाब से सोचना है, हमें अपने हिसाब से नहीं सोचना, जब तक पैडागॉजी नहीं पूछी जा रही है तब तक। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, तो देखिए, इसमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की तो योग्यता बिल्कुल नहीं होती। अगर उन्हें एक टॉफ़ी मिल जाए तो वो खुद ही रखेंगे, आप मांगते रहिए, टॉफ़ी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझेंगे, क्योंकि उस टाइम बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड होता है, उसे लगता है कि वो बाल केंद्रित चीज़ें हैं, जो मैं चाहूँगा वही होगा घर में। अगर मुझे दूध चाहिए तो दूध होगा, चाय चाहिए तो चाय, जो भी है। ठीक है, लेकिन बच्चा लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता करता है, जैसे अगर बच्चे ने कह दिया कि मुझे दूध चाहिए, तो बच्चे को दूध चाहिए। ठीक है, तो वो लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता होती है पूर्व संक्रियात्मक काल में। अमूर्त चिंतन की योग्यता जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में शुरू होती है, और अमूर्त संक्रियात्मक काल में अपनी चरम सीमा पर होती है। वो चिंतन कर सकते हैं चीज़ों को अच्छे से। देखिए, 9वां क्वेश्चन, ये क्या ही टाइप हुआ है भाई।
वाइगोत्स्की हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग ही हो गया है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। उसके सामाजिक संदर्भ से वाइगोत्स्की के बारे में जब बात करेंगे तो सामाजिक अंतःक्रिया को ध्यान में रखकर बात करेंगे। अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रिया से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। देखिए, तो 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जहाँ पे सामाजिकता की बात होगी वही ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके बारे में हम लोग बात कर चुके वाइगोत्स्की जी की। आगे देखते हैं, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने दिया है। तो कथन से संबंधित बहुत स्टेटमेंट आपको तो याद ही करना है, और किस स्टेटमेंट को किसने दिया है, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, इसको तो अच्छे से याद करना है। तो पावलोव जी ने ये कहा है, स्किनर ने कहा है, पियाजे ने कहा है, या कोहलबर्ग जी ने कहा है। तो 10वें के सही आंसर की बात कर ले तो ये पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। वो जैसे जब वो टॉम एंड जेरी देख रहे होते हैं तो वो उसमें निष्कर्ष क्या लास्ट में हुआ वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी कल्पना करते हैं कि काश जो टॉम जेरी को मारा है तो टॉम जो हारेगा वो तो बच्चा अपनी कल्पना नहीं करेगा, लेकिन जो जीतेगा उसकी कल्पना करेगा। ठीक है, तो पियाजे साहब जी कहते हैं। आगे देखते हैं, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था है। 7 से 12 वर्ष पियाजे साहब के हिसाब से पूछा जा रहा है, मूर्त अमूर्त की बात वही करते हैं। 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर और स्टेज, जिसे हम लोगों ने अभी भी कहा संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, अब 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी बात हम लोगों ने की। अब 7 से 11 या 12 वर्ष की बात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाती है। 12 से ऊपर या 11 से ऊपर की बात जब हो जाती है वयस्क तक, तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है। लेकिन अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है। मतलब अमूर्तता, अभी जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है उसकी कल्पना बच्चा नहीं कर पा रहा है, बच्चा उसकी कल्पना कर रहा है जो मूर्त है, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो 11 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो बात होगी वो हो जाएगी 7 से 12 वर्ष के बीच जब बच्चा होगा तो वो अमूर्त चीज़ों को, देखिए 7 से 12 अगर देखा जाए तो किस क्लास में बच्चा पढ़ेगा, क्या उस क्लास में जिस क्लास में 7 से 12 वर्ष के बच्चे पढ़ते हैं उसमें क्या हम ये बता सकते हैं बच्चे को कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं या क्या इम्प्रूवमेंट है। हाँ, ये ठीक है कि इस टाइम हम लोगों की जो स्टडी मटेरियल है वो थोड़ा पावरफुल है और बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन उनके जो अवस्थाओं, पियाजे जी की अवस्थाओं की बात की जाए उनके हिसाब से, तो ये 7 से 12 वर्ष के बच्चे जो होंगे वो मूर्त अनुभव को प्राप्त करेंगे, लेकिन अमूर्त उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो 12 से जब ऊपर के होंगे बच्चे तब वो अमूर्त चीज़ों को पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। अब देखिए, ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है ये याद रखना है। तो इस प्रकार से देखिए, ये प्रश्न का उत्तर भी है और इसमें उत्तर भी खुद एक प्रश्न बन जाता है। इस प्रकार से देख लेते हैं क्या है। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात कर रही है। ठीक है, अपने आप से बात कर रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान से पढ़ते हैं ऑप्शंस को। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में कहेंगे। दूसरा देखते हैं, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे की निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। अगला देखते हैं, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा, जो कि नहीं सही है, तीसरा वाला है ना। अगला देखते हैं, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुसरण के रूप में करेंगे। 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रितता मानते हैं। ठीक है, जीन पियाजे जी कहते हैं अगर कोई बच्चा कोई काम करते करते या बैठा है चुपचाप और अपने मन में हूँ करके या कोई भी अपने आप से बातें करके चीज़ों को कर रहा है, सीख रहा है, तो उसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं पियाजे जी। वो कहते हैं कि वो खुद से बातें कर रहा है, खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लेव वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं कि वो उसकी निजी भाषा है, वो उन भाषाओं को किसी से बांटता नहीं, खुद से ही बात करता है, खुद से ही सीखता है। तो जब बच्चे अपने आप से बात करते हैं तो जीन पियाजे उसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं और वाइगोत्स्की उसे निजी भाषा कहते हैं। यही यहाँ से क्वेश्चन बनता है और इसको आप याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, जिसकी बात हम लोगों ने कर ली पियाजे साहब के द्वारा जो दिया गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन ही आसान है कितना, अभी भी हम लोगों ने क्योंकि पूरी बात कर ली। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। देखिए, नाम बहुत सारे हैं इसलिए इंग्लिश नाम जरूर याद रखिएगा, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया रहता है एग्जाम के टाइम में, तो उसमें आप कंफर्म कर लेंगे। ठीक है ना।
तो ये जो है औपचारिक संख्यात्मक की पहचान की गई किसके द्वारा? हिलगार्ड के द्वारा, स्टार्ट के द्वारा, हरलॉक के द्वारा या पियाजे के द्वारा। तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया ये हमारे लिए, पियाजे के द्वारा। जब वयस्क, देखिए वयस्क सहयोग से, ये वाइगोत्स्की साहब के हिसाब से प्रश्न है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, किसी के सहयोग से, वयस्क की बात हो रही है, बच्चों की बात नहीं हो रही है। जब अगर बच्चों की बात होती तो यहाँ पाड़ की बात होती, ZPD की बात होती। जो संभावित क्षेत्र है बच्चे का, जिसमें बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है, थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, कोई वयस्क अगर थोड़ी सी भी हेल्प कर देते तो बच्चा क्या है, अपने मुकाम तक पहुँच जाता, उसको सक्सेस मिल जाती, जो भी वो सीखना चाहता है वो सीख लेता। लेकिन यहाँ पे पाड़ की बात नहीं होती, ZPD की बात नहीं, यहाँ वयस्क को सहयोग की बात हो रही है, बच्चे के सहयोग की बात नहीं हो रही है। तो जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वह बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। किसे कहा जाता है? समीपस्थ विकास को, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। देखिए जब वयस्क, छोटा बच्चा हम ही हैं, आप किसी से कोई सवाल तभी पूछेंगे जब आपको ये यकीन होगा कि ये जो व्यक्ति सामने वाले जिससे हम प्रश्न पूछने जा रहे हैं वो हमसे पढ़ने में ठीक है या हमसे ज़्यादा जानकार है, यही होगा। तो वो खुद तो पहले कहीं सीखे होंगे, वही बात हो रही है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जब वो चीज़ों में पूरा निपुण हो जाते हैं, तब बच्चे को बताते हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चे का सहयोग देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें और मैं आपको समझाने में सक्षम हो रही होंगी। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए, सहयोग देना होगा, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। देख सहयोगात्मक और अधिगम ये तो नहीं होगा, समीपस्थ विकास और सहयोग देना। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है जब ZPD की बात हो जाती है, तो समीपस्थ विकास के लिए जो समीप उनका विकास है उनमें थोड़ा सा वयस्क हेल्प कर देंगे तो समीपस्थ विकास हो जाएगा, या अगर थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो उससे सहयोग देना। तो मेरे हिसाब से तो सहयोग देना होना चाहिए यहाँ पे। फिलहाल प्रैक्टिस सेट की बुक में समीपस्थ विकास है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन में रहा। अगर आपको इसका आंसर सही से मिल जाता है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन जरूर कर लें, अगली वीडियो में इसे कन्फर्म कर दिया जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो देखिए जब बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में होता है तो भौतिक वस्तुओं, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं मूर्त चीज़ों में, तो बच्चा वो जानने समझने लगता है चीज़ों को। और कौन सी चीज़ों को? वो द्रव्यमान भी समझ जाता है, संख्या भी और क्षेत्र भी। ये तीनों पे वो अच्छा अधिकार कर लेता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिनका आकलन नहीं किया जा सकता। तो देखिए बच्चे अपने आप में क्या करेंगे उसका आकलन तो खुद बच्चा भी तो कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा सीखेगा उसका हम आकलन नहीं कर सकते। 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो देखिए वाइगोत्स्की साहब के हिसाब से जो बच्चे स्वतंत्र रूप से जो काम कर रहे हैं और उनमें जो सहयोग दिया जा रहा है उनके बीच अंतर है, क्या यही समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, ZPD है। आगे देखते हैं। आई थिंक जो 14 के आंसर की बात हुई है वो पहला ही होना चाहिए इस प्रश्न के हिसाब से, क्योंकि 16 वाला जो हम लोगों ने प्रश्न देखा, हाँ लीजिए वहाँ पे जब ZPD ये सही हो रहा है तो ये 14 का भी जो है पहला ही सही होगा। आप इसको सही कर लीजिए, समीपस्थ विकास ही होना चाहिए इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न हैं दोनों एक जैसे ही हैं, बस ऑप्शंस अलग अलग हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम से स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है, विकास एवं अधिगम समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो वाइगोत्स्की के द्वारा बात की कर ली जाए तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ये किसका कथन? ये वाइगोत्स्की का कथन है, लेकिन जो पियाजे साहब हैं वो अपनी बात को अलग रखते हैं, इनका उल्टा देते हैं। वो कहते हैं कि अधिगम प्रक्रिया
जो है आगे है विकास प्रक्रिया से, ये एक दूसरे के समानांतर हैं, जो पियाजे साहब कहते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की साहब दूसरा ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो सही है। आगे देखते हैं। आगे है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशेष अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा? एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा। 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं, जिनके बारे में हम लोग बात कर लिए, संवेदी पेशी, मूर्त, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त संक्रियात्मक, ये चारों। एरिक एरिक्सन ने सामाजिकता का सिद्धांत दिया है, जिसमें ये वीएस की बात करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पावलोव को, कोहलबर्ग को, स्किनर और पियाजे। अभी भी जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ी वही उसी से संबंधित है, बस घुमा फिरा के चीज़ों को पूछा गया है। तो 19 का जो सही आंसर है वो चौथा है। पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपना एक खुद का पहलू बनाते हैं, जिसको वो अपने तरीके से हल करते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? देखिए, आरंभ करता है बात आ गई, तो जब आरंभ की बात हो रही है तो आपको ये याद रखना है कि जब शुरू हो रहा है, अभी बच्चा तार्किक चिंतन करना शुरू कर रहा है, तो किस अवस्था में करेगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक? देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, चौथी अवस्था। ठीक है, ये दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था है। तो देखिए, ये जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 या 12 से ऊपर वयस्क की अवस्था में। तो जब बच्चा शुरू करता है चीज़ों को तर्क करना, ठीक है, तो वो कौन सी अवस्था हो जाती है? फिलहाल इस पर एक बार जब एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, तो वहाँ पे इसी टॉपिक्स पे कन्फ्यूजन थी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो आप को 1 नंबर मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे औपचार जो लास्ट वाला चौथा वाला है भैया, वो वाला हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बच्चा तर्क करना पूरी तरह से क्या कर देता है, शुरू कर देता है। अच्छे से चीज़ों को, जो अमूर्त चीज़ें हैं, स्मरण शक्ति रटने पर आधारित नहीं होती है, वो समझ से चीज़ों को हल करते, समस्या समाधान की योग्यता आ जाती है, उसमें मौलिकता आ जाती है, रचनात्मकता आ जाती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। आगे देखते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। देखिए, ये ऐसी टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो क्लियर करिएगा, जो भी नोट आपने बनाया है उसको कई बार रिवाइज करिएगा जब एग्ज़ाम में बैठे उसके पहले। अभी 2 महीने हैं, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट हो जाइए, एग्ज़ाम ही नहीं होगा, अभी तो सुपर टेट ही नहीं आ रहा, क्या करेंगे पढ़ के, ऐसा वैसा कुछ नहीं। पढ़ते रहिए, सब कुछ जो भी होगा सब बढ़िया होगा। ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन और टॉपिक को पहले समझते हैं। सबसे पहले जो कन्फ्यूज़न है वो हो जाती है हिंदी वर्ड से। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश पहले जान लेते हैं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि इंग्लिश अगर आप जान लेते हैं थोड़ा बहुत टॉपिक्स के बारे में तो आसानी हो जाती है। समायोजन की बात हो जाती है तो इसको इंग्लिश में एकोमोडेशन कहते हैं, एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन। अब समावेशन की बात कर ली जाए तो समावेशन जो हो जाता है वो आपका समावेशन स्कीमा, तो स्कीमा ही होगा। ठीक है, स्कीमा में तो स्कीमा ही होगा, SCHEMA याद आप लिख लीजिएगा, स्कीमा हो जाएगा। समावेशन जो है जिसे साम्य धारण कहेंगे, आत्मसातीकरण कहेंगे। ये देखिए, आत्मसातीकरण, समायोजन और साम्य धारण, ये तीनों अलग हैं और इनको याद रखना जरूरी है। तो समावेशन की बात करेंगे, आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। ठीक है, आपने जरूर नोट बनाया होगा, आप उसको क्लियर से पढ़िएगा। यहाँ मैं समझा देती हूँ कि क्या बातें हो रही हैं 21 क्वेश्चन में। तो इनमें बातें हो रही है कि वह कोई पहले से कुछ सीखा है बच्चा, पहले से स्कीमा में बच्चे ने कुछ सीखा है। ठीक है, अब जैसे कि बच्चे ने कौवा देखा और कोयल देखी, दोनों काले कलर के हैं, दोनों, उसको ये पता चल रहा है कि दोनों पक्षी हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस नहीं पता है। अचानक से जब बच्चा जो है दोनों की आवाज़ सुनेगा तो कोयल की मीठी आवाज़ होगी, मधुर आवाज़ होगी, और जो है कौवा उसकी आवाज़ कड़वी होगी। ठीक है, भारी होगी उसकी आवाज़। तो बच्चा ये पहचान जाएगा, डिफरेंस कर पाएगा
कि हाँ, ये दोनों भले ही पक्षी हैं, लेकिन इनसे आवाज़ में अंतर है, यानी कि ये एक दूसरे से अलग हैं। तो जो पहले से स्कीमा बना होगा उसमें जो संशोधन होगा वो कौन सी प्रक्रिया में हो जाता है। 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बच्चा समायोजन कर लेता है। क्या कर लेता है? समायोजन, एकोमोडेशन कर लेता है। जो पहले का जो व्यवहार है उस व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। जो पहले से स्कीमा है, जो नियम कानून है, उसमें थोड़ा सा अलगाव होने के बाद बच्चा क्या कर लेता है? उसको समायोजित कर लेता है, अनुकूलित कर लेता है। तो वही हो जाएगा एकोमोडेशन, यानी कि समायोजन। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। किस हिसाब से? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो नैतिक मुद्दों पे जब चर्चा की बात होती है, जहाँ पे वाद विवाद, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है, शिक्षण और शिक्षण विधियाँ पढ़ाई गई हैं, मैंने वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं, बहुत अच्छा सेशन रहा है वो। अगर आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें। वहाँ पे बातें हुई हैं कि जब वाद विवाद की बात होती है, जिस भी टॉपिक के निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू होते हैं, वहाँ पे वाद विवाद की जो प्रक्रिया हो जाती है, वहाँ पे बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है नैतिक मुद्दों को। तो तीसरा ऑप्शन ही सही होगा। कोहलबर्ग भी यही कहते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? जब बच्चा सीखता है तो किस पर ज़्यादा बल देंगे वो? अनुवांशिक, वो नहीं कहते। नैतिक, शारीरिक और सामाजिक। देखिए, अनुवांशिक शारीरिक की बात वाइगोत्स्की जी कहते ही नहीं है, ठीक है। तो इनकी जो सही बात हो जाएगी सामाजिक हो जाएगी। वो कहते हैं कि बच्चा जो भी सीखेगा समाज में रह के जितना अच्छा सीख पाएगा वो कहीं नहीं सीख सकता। ये वाइगोत्स्की जी कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? इन ऑप्शंस में देखिए, निगेटिव, एक प्रकार का निगेटिव क्वेश्चन है जो कि देखने में निगेटिव नहीं लग रहा लेकिन निगेटिव है। तो पूछा जा रहा है किस ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में नहीं है? बच्चों के अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तित्व भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षक की आवश्यकता। 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो वो शाब्दिक शिक्षक की आवश्यकता की बात नहीं करते हैं। निगेटिव है, निगेटिव ही सही हो जाएगा ऑप्शन। खोजपूर्ण अधिगम, वो कहते हैं कि जब बच्चा सीख रहा है तो उसमें बच्चों को ढूंढना पड़ेगा और स्टेज वाइज उन्होंने बताया है। सारी चीज़ों पर बात करते हैं लेकिन शाब्दिक शिक्षक की आवश्यकता की बात नहीं करते हैं। देखते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है ना कि समान प्रतिमान, सभी संस्कृतियों से संबंध, चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो बात करते हैं कोहलबर्ग, वो बात करते हैं सभी संस्कृति के संबंध, चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला। इसमें क्या है, जो कोहलबर्ग जिन्हें सिद्धांत दिया है वो एक अलग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उसमें कल बहुत सारी वीडियोज क्वेश्चन बनेंगे, उस पर हम लोग कोहलबर्ग जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज तो बहुत सारा पियाजे से ही संबंधित था और वाइगोत्स्की से भी कुछ अच्छे प्रश्न आए हैं, लेकिन उनके नियम से 2 ही प्रश्न आए थे। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन और ये थे 25 क्वेश्चन। आपका कितना सही हुआ, आपका स्कोर कितना रहा? 25 में 25 रहा तो बेस्ट ऑफ लक एंड वेल डन। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू, बेस्ट ऑफ लक एंड बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड।